मतलब आप उनसे तनाव है तो थोड़ा आत्मीयता जो है, अपना मोह है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए। यदि गहरा प्रेम हो तब तो आप हर चीज़ में टांग अड़ा सकते हो। बिल्कुल मिल जाता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार बहुत है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी कुएं में गिर जाओ जाकर, तो मैं तुम्हें कदम कदम पर चेतावनी दूंगा, बात बात में तुमसे उलझूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। तो आज क्या सीखेंगे, लिख लीजिएगा। ना तनाव लो ना तनाव दो, है ना। न खुद तनाव लेना है न किसी को तनाव देना है। प्रणाम आचार्य जी, क्या हम परिवार के साथ दुख, मानसिक तनाव और पीड़ा के बिना मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं? परिवार के साथ, है ना, दुख, मानसिक तनाव और पीड़ा के बिना मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि कुछ समय तक तो शांति बनी रहती है, मगर उसके बाद दोबारा से तनाव, नाराजगी इत्यादि चलने लगते हैं, जो कि हम सभी के जीवन में होते रहते हैं। अगर हम परिवार के साथ हैं तो कुछ दिनों के लिए हमारे जीवन में शांति रहती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही अशांति हो जाती है, वही दोबारा से तनाव, नाराजगी इत्यादि चलने लगता है ना। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा गुरु मंत्र हो सकता है जिसे मैं हमेशा याद रखकर हल्का और फ्री मुक्त रह सकूं, है ना। मतलब कोई ऐसा मंत्र है कि जिसे याद करके हमेशा के लिए हल्का और फ्री मुक्त रह सकूं। तो आज ये मंत्र मिलने वाला है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, है ना। इस मंत्र को याद रखिएगा ताकि आप अपनी गृहस्थ जीवन में शांति और मुक्ति के साथ आगे बढ़ सकें। किससे फ्री रहना है? तनाव से, है ना। किससे फ्री रहना है? तनाव से। तो तनाव दे कौन रहा है? मुक्ति मांग रहे हैं, तनाव से मुक्ति मांग रहे हैं, तो बंधन क्या है और तनाव कौन दे रहा है, ये तो बताइए। घर, परिवार और समाज में दुनिया भर के तनाव है, ये प्रश्नकर्ता कहते हैं। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि दुनिया भर के तनाव है। आपको दुनिया भर के तनाव है क्या? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं कि आचार्य जी, घरेलू चीज़ें तो रहती हैं, जिम्मेदारियां, ड्यूटी, कर्तव्य पूरे करने पड़ते हैं। तो कहते हैं नहीं, ड्यूटी ना पूरी करे तो क्या नुकसान होगा, कौन वो नुकसान देने आएगा, ये हमें अपने आप में पूछना है कि अगर हम ड्यूटी पूरी ना करें तो क्या नुकसान होगा और वो नुकसान कौन हमें देने आएगा। तो हमें तो फिर घर परिवार छोड़ देना चाहिए, प्रश्नकर्ता बोलते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं साफ बात करनी है, घर परिवार माने क्या, दीवारें नहीं, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, है ना। तो पत्नी तनाव दे रही है क्या? तो प्रश्नकर्ता कहते हैं उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने में बहुत हर रोज हमेशा तनाव रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अरे भाई, जिम्मेदारी कहाँ खड़ी है, दिखाइए मुझे कहाँ है जिम्मेदारी, कहाँ खड़ी है। मेरे सामने यहाँ सांप बैठा हो तो मैं कह सकता हूँ तनाव दे रहा है, खा लेगा। पत्नी है सामने, पत्नी तनाव दे रही है, ये बताइए। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं हाँ। तो कह रहे हैं आधा समय तो मेरा लग जाता है उगलवाने में, कैसे तनाव दे रही है पत्नी या बच्चे, परिवार, मतलब किस तरह का, है ना। तो मेरा मूल प्रश्न अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सी बातें आप बताते हैं उसको याद या ध्यान में रखें तो बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, हम रिलैक्स और हल्के फुल्के रहते हैं और हमें अच्छा लगता है, शांति प्रिय रहते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वो सब पता नहीं कब कैसे गायब हो जाता है। तो आचार्य जी कह रहे हैं नहीं, अभी जो बात चल रही थी उसी पर रहिए, उसी पर पटरी पर रहेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसी से संबंधित है ये भी। हाँ, तो वो जो भी आप कह रहे हैं कि गायब हो जाता है, वो अपने आप नहीं गायब हो जाता। तो कोई एक ऐसी चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। आप तो मुझे ही बता रहे हैं कि मैं आपको क्या नुस्खा बताऊं कि मैं एक चीज़ बता दूं जिसको आप ध्यान में रखें। जी, वही चीज़ जानना चाह रहा था, है ना। सभी लोग वही चीज़ जानना चाहते हैं कि कोई एक चीज़ ऐसी मिल जाए कि जो हमेशा के लिए काम कर जाए, है ना। तो मैं पहले आपकी बीमारी तो उगलवा लूं, आप उसको बिल्कुल किनारे रख देना चाहते हैं, बात को ही रोक देना चाहते हैं। आप कह रहे हैं नहीं, बस एक नुस्खा बता दीजिए। किस चीज़ का नुस्खा बता दूं? अगर आप बीमारी ही छुपाना चाहते हो तो मैं नुस्खा क्या बता दूं? बीमारी पर आते हैं तो कैसे आपको कोई तनाव देता है, मतलब पहले पूरा क्लियर तो हो कि आपकी बीमारी, आपकी परेशानी क्या है, तब ना नुस्खा काम करेगा, नहीं तो नुस्खा ही काम नहीं करेगा। तो पहले क्लियर कीजिए कि आप किस चीज़ से तनाव में, आप किस चीज़ से परेशान है ना। तो जैसे पत्नी कोई बात ना माने, है ना, ये परेशानी हो गई। तो फिर पूछते हैं क्यों माने बात आपकी कोई, है ना। आपका कहना है कि जैसे पत्नी कोई बात ना माने तो तनाव आ जाता है,
तो उनका कहना है कि पत्नी आपकी बात क्यों माने, है ना, कोई भी आपकी बात क्यों माने। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं भले के लिए ही बोलेंगे, बच्चे को भले के लिए बोलेंगे, माँ बाप को भले के लिए बोलेंगे। तो फिर कहते हैं कि आपने अपना भला कर लिया क्या, मतलब अगर आपका भला नहीं हुआ, आपने क्या कर लिया अपना भला, अगर आपका ही भला नहीं हुआ तो आप क्या जानो कि पत्नी के लिए भला क्या है, बच्चे के लिए भला, माँ बाप के लिए भला क्या है ना। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं नहीं, अपना भला नहीं जिसमें उनका भला हो, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि अपना भला नहीं जिसमें उनका भला हो। तो फिर कहते हैं कि आपको पता भी है कि किसका भला किस में है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं बच्चों का पढ़ने में भला है तो हम उनको पढ़ने के लिए बोलेंगे, है ना। ऐसे आप सभी लोग कहते हो, ऐसे यहाँ भी एक प्रश्नकर्ता पहुँच गए हैं जो अपने सवाल का जवाब चाहते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आप अभी यहाँ बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि आप तनाव में रहते हैं, बंधन अनुभव करते हैं, तो आप अपनी भलाई तो कुछ अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि विशेषकर पाए हैं। आपके मन में ये पक्का विश्वास क्यों है कि पत्नी या बच्चों को आप जो सलाह देते हैं उसको मानकर उनका कल्याण ही हो जाएगा, है ना। मतलब आप तनाव में हो, आप अपना भला नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कैसे पता कि आप जो बच्चे और पत्नी के लिए करना चाहते हो इससे उनका भला हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा। और अगर अभी आपकी पत्नी यहाँ मौजूद हो और जो बात आप कह रहे हैं उधर बैठक की दूसरी पंक्ति की ओर इंगित करते हुए दूसरे गद्दे पर बैठकर बिल्कुल वही बात वो कहे कि ये मेरे पति देव हैं, इनकी वजह से मुझे महातनाव रहता है क्योंकि मेरी ये कोई बात नहीं मानते और मैं उनके भले के लिए ही बोलती हूँ, पर ये कुछ समझते नहीं हैं। तो कोई आपकी बात क्यों माने, और आपको क्या वाकई पता है कि आप दूसरों से जो बात बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, है ना। मतलब आप जो कह रहे हैं, अगर यही बात आपकी पत्नी कहे कि मैं भी अपने पति का भला चाहती हूँ इसलिए मैं ऐसे कहती हूँ, आप कहते हो मैं अपनी पत्नी का भला चाहता हूँ, कोई क्यों आपकी बात माने, क्योंकि संसार में रह रहे हैं तो बोलेंगे ही, है ना। मतलब प्रश्नकर्ता कहते हैं कि संसार में रह रहे हैं तो बोलेंगे ही। तो ये सब बहुत खुफिया बातें मुझे समझ में नहीं आती, संसार में रह रहे हैं इत्यादि इत्यादि। अभी आप हैं, पत्नी है और बच्चे हैं, ये तीन हैं, इनकी बात करिए। संसार क्या चीज़ है मैं नहीं जानता, ठीक है ये तीन है, आप हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, इसमें तनाव कहाँ है ये बताइए। मतलब बात तो हम पत्नी बच्चे करते फिर हम संसार की करने लगते। अरे दुनिया से क्या लेना देना, हमें तो अपनी पत्नी बच्चों से लेना देना है ना। संसार में कुछ भी चल रहा हो, तनाव तो आपको अपने पत्नी बच्चों से, तो उनकी ही बात करेंगे। तो कहते हैं कि हमेशा ही तनाव होता है, कहाँ से आया ये तनाव बताइए। तो फिर अब कैसे रहा जाए जब उनकी चीज़ हमें पसंद नहीं आती, हमारी चीज़ उनको पसंद नहीं आती। तो वही जानना चाहता हूँ कि फिर हम क्या करें। तो यहाँ कह रहे हैं किसी दूसरे ने जिम्मेदारी ले रखी है आपकी पसंद मुताबिक जीवन जीने की। मतलब क्या किसी दूसरे ने ले रखी है कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही वो ज़िंदगी जिए, और क्या आपने जिम्मेदारी ले रखी है दूसरे की पसंद अनुसार जीवन जीने की। क्या दूसरे के पसंद अनुसार चलने का नाम प्रेम है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि क्या हमें ये कोई जिम्मेदारी है कि हम सामने वाले की मर्जी से चलें या सामने वाला हमारी मर्जी से चले, ऐसी तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रखी है। तो इस चीज़ को कि एक दूसरे के पसंद के अनुसार चलने का ही नाम प्रेम है, हम यही समझते हैं ना। तो जहाँ तक पसंद नापसंद की बात है उनमें कितना दम होता है, यह तो इसी बात से जाहिर है कि कभी आपने भी उन्हें पसंद किया था, उन्होंने भी आपको पसंद किया था और विवाह हुआ था, और अब कह रहे हैं कि तनाव है। ये तो है पसंद की कुल कहानी, है ना। मतलब अगर पसंद से ही सब कुछ होता तो पसंद करके ही शादी हुई थी, फिर अब तनाव क्यों हो रहा है ना। तो विवाह तो थोप दिया जाता है हम लोगों के ऊपर, ऐसा प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि विवाह तो थोप दिया जाता है। तो अब आचार्य जी कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि अभी भी आपके जो विचार हैं वो आप पर किसी ने थोप नहीं दिए हैं। आप वही है ना जिन्होंने ये बर्दाश्त कर लिया था कि आपके ऊपर विवाह थोप दिया जाए। जब आप विवाह थोपा जाना बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपको कैसे भरोसा कि आप विचार थोपा जाना बर्दाश्त नहीं कर रहे होंगे। अभी आप जो बोल रहे हैं, जो विचार आपके आ रहे हैं, क्या पता वो भी कहीं से थोपा हुआ हो, क्या पता, कैसे पता कि ये आपका ही है ना। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं उस वक्त गलती हो गई तो अब हमेशा तो गलती नहीं होगी। तो आचार्य जी कहते हैं आपको कैसे पता कि अभी नहीं हो रही है। जब गलती हुई उस वक्त पता था कि गलती हो रही है, तब तो नहीं पता था ना। आज लग रहा ना कि वो गलती हुई थी, तो आपको कैसे पता कि आज जो आप कर रहे हो वो गलती नहीं हो रही है, कल ये भी लगेगा कि गलती हो गई, है ना। तो उस वक्त भले प्रश्नकर्ता कहते हैं कि उस वक्त भले बुद्धि नहीं थी, लेकिन आज हम चाहते हैं मुक्त हो जाना, है ना।
तो ठीक है, तो जब गलती हो रही होती है तब यही लग रहा होता है ना कि गलती नहीं हो रही। बाद में 20 साल बाद अब आप कह रहे हैं कि तब गलती हो गई। जब गलती हो रही होती है तब बिल्कुल नहीं पता लग रहा होता ना कि गलती हो रही है ना, ऐसा ही होता है। तो आप पक्के भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आप अभी भी गलती नहीं कर रहे हैं, और फिर अगले 20 साल बाद आप कहें अरे तब भी गलती हो रही थी, 25 की अवस्था में भी गलती हुई, 45 की अवस्था में भी गलती हुई, कर रहे थे, है ना, गलती ही कर रहे थे। ये 65 की अवस्था में समझ में आया, और फिर 25 में बोले, 85 में बोले धत तेरे की, वो 65 साल वाला भी गड़बड़ ही था मामला, और वो भैंसे वाला यमराज हंस रहा है, बोल रहा है कि ये 85 साल वाले को सही समझ रहे हैं, है ना। इतने सरोकार क्यों रखने हैं भाई, जब जान ही गए कि जिन लोगों के साथ है उनका साथ ही सिर्फ संयोगिक है। आप ही कह रहे हैं ना कि विवाह को थोप दिया गया था, उसी थोपे हुए विवाह से पत्नी आई, उसी थोपे हुए विवाह से बच्चे आए, तो उनसे फिर कोई आत्मीय रिश्ता तो वैसे भी नहीं है, आत्मा का संबंध तो वैसे भी नहीं है ना, अनजाने या परिचित हुए, तो फिर उनसे इतनी परवाह क्यों रखनी है कि उनके कारण बिल्कुल तनावग्रस्त हैं। समझ रहे हैं बात, कि जब सब थोपा ही गया है, आपकी मर्जी से कुछ हुआ ही नहीं, बच्चे भी आपकी मर्जी से नहीं आए, सब कुछ आपके बिना मर्जी के हुआ, संयोग से हुआ, तो फिर आप तनाव क्यों उनके अपनी मर्जी से ले रहे हो, वो भी संयोगिक है। फिर तो पता है कि यूं ही मेरे जीवन में आ गए हैं, मेरे घर में बैठे हुए हैं, इनसे कोई आत्मीयता तो है भी नहीं, उनको लेकर इतने परेशान क्यों हैं। शायद अगर उनसे आप अपना तादात्म्य, अपने सरोकार कुछ कम कर सके तो आपका तनाव भी कम होगा, पत्नी का तनाव भी कम होगा, और बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। मतलब आप उनसे तनाव है तो थोड़ा आत्मीयता जो है, अपना मोह है, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, तो अपने आप तनाव कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। या तो गहरा प्रेम हो, जब गहरा प्रेम हो तो अधिकार मिल जाता है कि हर चीज में टांग अड़ाने का, है ना। यदि गहरा प्रेम हो तब तो आप हर चीज में टांग अड़ा सकते हो, बिल्कुल मिल जाता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार बहुत है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम किसी कुएं में गिर जाओ जाकर, तो मैं तुम्हें कदम कदम पर चेतावनी दूंगा, बात बात में तुमसे उलझूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है, और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं, और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारी 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। जब वो प्रेम है ही नहीं, जब रिश्ता ही बिल्कुल आकस्मिक है, एक्सीडेंटल है, तो इतना उलझ क्यों रहे हो भाई आपस में? ज़रूरत क्या है उलझने की? जान गए कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, घर बस गया, बच्चे आ गए, लेकिन अब ये बात समझ में आती है तो हम जरा अपने एकांत में रहते हैं। तुम अपने एकांत में रहो, वही सबके लिए और शांति के लिए अच्छा है ना। अपने एकांत में रहो। जो समझ में आ गया कि तनाव मिल रहा है तो क्यों उन्हीं के पास जा रहे हो? उनको अपनी मौज में रहने दो, तुम अपनी मौज में रहो। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अपरिचितों वाली शांति की बात नहीं कर रहा, मैं सन्नाटे वाली शांति की बात नहीं कर रहा। ये एक सम्मानप्रद शांति है, ये एक जीवनप्रद शांति। अन्यथा क्या होता है ना कि हम रिश्ते के नाम पर दुश्मनी निकालते हैं, है ना। तो मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूँ कि अपने प्रेमपूर्ण रिश्ते को तोड़ दीजिए और जरा एकांतवास करिए, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो परस्पर दुश्मनी और कटुता से भरा हुआ रिश्ता है, इसको जरा थामिए और थोड़ा अपने अपने दायरों में रहना सीखिए, है ना।
इसको जो ये आपका दुश्मनी से भरा है कि मैं उसका क्या करूं, वो मुझे जीने नहीं दे रही, वो मुझे बेचैन कर रही, मेरे पास नहीं आ रही, परेशान कर रही, तो दुश्मनी छोड़ के अपने अपने एकांत में रहिए, थोड़ी देर के लिए इसे थाम दीजिए, है ना, और अपने अपने दायरे में रहना सीखिए। आपका जो दायरा है उसके अंदर उसको मत आने दीजिए और उसके दायरे में आप मत घुसिए। दो लोग प्यार में गले मिले हुए हों और उनको मैं अलग करूं खींच कर, तो ये निश्चित रूप से हिंसा होगी, है ना। अगर दो लोगों के बीच प्रेम है, उन्हें अगर अलग करना हो तो ये हिंसा कहलाती है, नाइंसाफी होगी ना। पर दो लोग प्यार में गले मिले हुए हैं और मैं उनको बिल्कुल चीर कर अलग कर दे रहा हूँ, लेकिन दो लोग गले मिले हुए हैं और एक दूसरे को घूंसों से मार रहे हैं, है ना। दनादन नाम है उनका पति और पत्नी, तो गले मिले हुए हैं क्योंकि अपने आप को विवाहित कहते हैं, लेकिन गले इस तरह मिले हुए हैं कि वो उसको पीट रहा है, वो उसको पीट रही है, और फिर मैं उन दोनों को पकड़ करके अलग कर दूं, तो ये मैंने शांति के खिलाफ काम किया है या शांति के पक्ष में? समझ रहे हैं? मतलब जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, अगर उनको कह दिया जाए कि तुम अपने अपने दायरे में रहो, तो ये शांति के पक्ष में है ना, शांति के खिलाफ में नहीं है, क्योंकि आप शांति में तो थे ही नहीं, अशांति में थे। तो अगर आपको अलग करने से शांति मिलती है तो वो सही काम हो गया, है ना। या तो रिश्ता ऐसा कर लीजिए कि पास पास रहे तो शांति से रहें, एक दूसरे के लिए शुभ होकर रहें, या तो रिश्ता ऐसा कर लीजिए, और अगर रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के प्रति जहर से ही भरे हुए हैं, तो भाई थोड़ा दूर दूर रहना सीखिए, है ना। अपनी अपनी सीमाओं में रहना सीखिए, जितना आवश्यक हो, जितना हितकर हो उतनी बातचीत करिए, उतना ही संबंध रखिए। बात समझ में आ रही है कि रिश्ते में क्या करना है, कैसा हमारा रिश्ता है, ये पहले डिफाइन करना है कि हमारे रिश्ते में प्रेम कितना है और दुश्मनी कितनी है, टक्कर कितनी चल रही है ना, उसके हिसाब से हमें निर्णय लेना है। ये थोड़े ही कि जा भी रहे हैं एक दूसरे के पास और एक दूसरे को कंधा मार रहे हैं, एक दूसरे को रगड़ रहे हैं और एक दूसरे के पास जाए बिना रहेंगे भी नहीं, जो कि हर घर में होता है कि रहना भी साथ साथ है और एक दूसरे का मुंह भी नोचना है ना। और ये सब करके बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप कि साथ साथ भी है, और साथ रहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा भी मुंह नोचा हुआ है और हमारा भी मुंह नोचा हुआ है, ये हमारे साथ साथ रहने का प्रतीक है, नोचा हुआ मुंह, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सी फिर एक गरिमामयी दूरी बनाइए। क्यों अपनी पसंद नापसंद और अपनी आशाएं अपेक्षाएं दूसरों पर लादना, उसको उसका जीवन जीने दो, आप अपना जीवन जियो नहीं। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें मैं वापस लेता हूँ। अगर आप कह दें कि नहीं साहब मुझे तो हार्दिक प्रेम है, अगर हार्दिक प्रेम है तो फिर मैं कौन होता हूँ, मैं कोई होता ही नहीं बोलने वाला। फिर तो आप जाने पत्नी जाने, ये आपके बीच का मामला हुआ। प्रेम में किसी अन्य को बोलने का कोई अधिकार नहीं। हार्दिक प्रेम है तो फिर तो जो करना है करो, ठीक है। तो प्रेम तो प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि प्रेम तो अब किसी से होता ही नहीं है, ऊपर वाले से प्रेम करना चाहता हूँ तो वो भी नहीं होता। अब यहाँ पे कह रहे हैं आचार्य जी कर ली ना गड़बड़। आपका यूट्यूब में बता रहे हैं कि आपका यूट्यूब में एक बार देखा था, वो फार्मूला मुझे बड़ा सार्थक लगा है, जिंदगी कमीनी है इसलिए मुस्कुराओ। तो आचार्य जी कहते हैं मैंने उसमें वो नहीं कहा था जो आप समझ रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं उसमें आपने महाभारत का उदाहरण दिया था। तो आचार्य जी कह रहे हैं कि आपने तो घुटने टेक दिए, मैंने कहा था जी जान से लड़ो, लेकिन तुम कितने भी जी जान से लड़ो, जहां तक प्रकृति के तल की बात है तुम्हारी हार ही होनी है, मुस्कुराओ। वो बात मैंने उनसे कही थी जो पहले जी जान से लड़े हैं। आपने तो घुटने टेक दिए, जो कह दे कि मुझे किसी के प्रति प्रेम पता ही नहीं चलता तो घुटने टेक चुका है, ऐसा थोड़ी करना है। तो अपनी मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई कि रिश्तों के साथ क्या करना है और अब अपनी मुक्ति के लिए क्या करना है। तो दूसरों को मुक्त करिए, है ना। अपनी मुक्ति के लिए पहले क्या करना है कि दूसरों को मुक्त करिए, जिनको भी आपने पकड़ रखा है, जिनसे आप चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छे से रहें, आप पहले उनको मुक्त कर दीजिए। फंदा देखा है जिससे किसी को भी पकड़ा जाता है, वो जो फंदा होता है वो फंदा उस रस्सी के दोनों तरफ होता है। रस्सी होती है उसको हम बोलते हैं कि मैं फंदा डाल रहा हूँ, तो उसमें फंदा रस्सी के उसी सिरे पर नहीं होता है, इस सिरे पर भी होता है। इस सिरे पर उसने आपके हाथ को पकड़ रखा होता है और दूसरे सिरे पर उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़ रखा होता है। अगर आप कहते हैं कि आपके जीवन पर फंदा पड़ा हुआ है तो इसका निश्चित अर्थ है कि वो जो रस्सी है उसने किसी दूसरे फंदे पर डाला हुआ है ना, उसने किसी दूसरे पर फंदा डाला हुआ है।
खुद आज़ाद होना है तो दूसरे को आज़ाद करो। अगर आप महसूस कर रहे हो कि आप बंधन में हो, इसका मतलब आपने भी किसी को बांध रखा है, ये चीज़ समझ लो। तो पहले उसे आज़ाद करो तो आप आज़ाद हो जाओगे, है ना। बिना उसे आज़ाद किए आप आज़ाद नहीं हो सकते। तो हम दूसरे को जकड़ करके रखते हैं, उस पर उम्मीदें थोप करके, ये कह करके भाई हम सब संसारी लोग हैं तो संसार के नियम कायदे का पालन तो करना पड़ेगा ना। ये सब बेकार की बातें हैं ना। आप कहते हो कि मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे हुए हैं, मुझे तो निभाना ही पड़ेगा, यही तो आपका बंधन है ना। दुख भी है और निभाना भी पड़ेगा, तो क्या निभा रहे हो? जब दुखी हो तो निभा क्या रहे हो, है ना। तो पूरा संसार थोड़ी ही आ रहा है आपको परेशान करने, संसार का हर मुद्दा थोड़ी ही आपको परेशान कर रहा है। आपको कुछ गिने चुने लोगों को लेकर परेशानी है, बस उनकी बात करिए, उनको आज़ादी दीजिए, आपको भी मुक्ति मिलेगी। दूसरों को लेकर अगर बंधन अनुभव होता हो तो ये बात साफ समझ लीजिएगा कि निश्चित रूप से आपने दूसरों को भी बंधन में डाल रखा है। और जो दूसरे को बंधन में डाल रहा हो वो इस गलतफहमी में ना रहे कि खुद आज़ाद रह लेगा। जो दूसरों का मालिक बन रहा है उसे दूसरों को भी अपना मालिक बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जो दूसरों से उम्मीदें रख रहा है उसे स्वयं भी मजबूर होना पड़ेगा दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए। और ये कोई जीने का तरीका नहीं हुआ कि तुम जियो हमारी उम्मीदें निभाने के लिए और हम जिए तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने के लिए। ये तो पारस्परिक गुलामी हो गई, ये कोई तरीका नहीं है, इसको प्रेम नहीं कहते। दुर्भाग्यवश जब हमें प्रेम नहीं पता होता तो हम इसी तरह की किसी व्यवस्था को झूठ मूठ ही प्रेम का नाम दे देते हैं। तू मेरा घर चला दे, मैं तेरा खर्चा चला दूंगा। इसका नाम क्या है? प्रेम। ये कोई प्रेम है? ये प्रेम है नहीं है। तू मेरे लिए रोटी ला, मैं तेरे लिए साड़ी लाऊंगा, यह प्रेम है क्या? तो कहने वाले कहेंगे नहीं साहब, यही तो प्रेम होता है। और ये कोई रोटी साड़ी की बात नहीं है, प्रेम पहले आता है। अभी जांचे लेते हैं, जिस दिन वो तुमको रोटी देना बंद कर दे, तुम कितने दिन साड़ी देने वाले हो ये बता दो, है ना। और दोनों भी दोगे भी तो मन में गांठ बांध कर दोगे, दोगे भी तो मन में हिसाब रख कर दोगे कि एक दिन इससे कहूँगा, देख तूने 6 साल से मुझे रोटी नहीं दी है, साड़ी मैं फिर भी देता हूँ तुझे, मैं कितना महान हूँ। ये दूसरे को अपनी महानता जतलाना प्रेम है क्या? है ना। जैसे आप बोलते हो कि मेरी पत्नी मेरे से इतने दिनों से महीनों से साथ नहीं रह रही, फिर भी मैं उसका खर्चा चला रहा हूँ, ये कौन सी महानता है? मतलब आप इसलिए कर रहे हो कि ताकि लोग मुझे अच्छा बोले, महान बोले, है ना। ये सब व्यापार है और कर लो व्यापार अगर उस व्यापार में फायदा हो तो। ये तो जो व्यापार चल रहा है इसमें तो दोनों पक्षों का ही नुकसान दिख रहा है। ऐसा व्यापार, ऐसा लेन देन क्यों करते हो भाई, है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आई अभी तक? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ दूसरों के उदाहरण से हमें समझते हैं कि हमारा जीवन भी सेम वैसा ही होता है जैसे दुनिया का है ना। दुनिया में जो चल रहा है वही हमारे साथ भी चल रहा है। तो वहाँ पे जो प्रश्नकर्ता थे वो भी आपकी ही तरह थे। उनको क्या जवाब मिला, कैसे मिला? वो चीज़ अगर आप अपने ऊपर अप्लाई कर दो तो आपकी भी जो बेचैनी है, परेशानी है, जो आप तनावग्रस्त हो, ये सब हट जाएगा। तो अब करना क्या है वो बताओ आप लोग, है ना। सुनना बस नहीं है, इसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये वर्कशॉप है, यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज हो रहा है। यहाँ कोई ये नहीं है कि सुना और बस काम कर जाएगा। यहाँ आपको बताना भी पड़ेगा कि जो सुना, जो समझ में आया, उसे अब अप्लाई कैसे करेंगे। नहीं कर पा रहे तो मैं हूँ बताने के लिए, आप बताइए कि कैसे नहीं हो रहा है, फिर मैं बताऊँगी कैसे करना है, ठीक है। तो राजेश जी बताइए क्या समझ में आया, और अगर अब भी लग रहा है कि तनाव है लाइफ में तो उसे कैसे ख़त्म करना है, समझ में आ गया? एक दूसरे को बंधन से मुक्त कर दिया। अभी भी आपको तनाव होता है क्या, ये बताइए, सच बोलिएगा। देखिए निडर होके सच बोलिए, है ना। अगर आप किसी के सामने भी बैठे हैं तो डरिए मत कि सामने वाला सुन लेगा तो क्या करेगा। अगर डरेंगे तो फिर मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। कभी कभी होता है, हमेशा कभी हो जाता है। हाँ, तो जब कभी कभी होता है तो उस वक्त समझिए कि आप किसी को तनाव दे रहे हैं, इसलिए आपको तनाव हो रहा है ना। आप तनाव देना बंद कीजिए, तनाव होना बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं? आप भी किसी को तनाव दे रहे हैं तभी आपको तनाव हो रहा है। अब क्या तनाव दे रहे हैं वो आपको डिफाइन करना है कि ऐसा क्या है जो आप दूसरे के साथ, जिससे, मतलब दूसरे के साथ नहीं, दुनिया में नहीं ढूंढने जाना है, जिससे आपको कभी कभी तनाव होता है, उसको आप कौन सा तनाव दे रहे हैं, आप कौन सी उम्मीदें लेके बैठे हैं, ये वजह ढूंढनी पड़ेगी, आपका तनाव खत्म हो जाएगा।
समझ रहे हैं, है ना? हाँ, जिससे भी आपको दर्द हो रहा, तकलीफ हो रही, दुख हो रहा, तनाव हो रहा है, तो देखिए कि आप उसे क्या तनाव दे रहे हैं, आपने उसे कैसे पकड़ रखा है, आपने उसे कैसे बांध रखा है। बस वो चीज़ ढीली कर दीजिए, पकड़ ढीली कर दीजिए, अपने आप आपका तनाव कम हो जाएगा। ठीक है? कुछ ना कुछ उम्मीदें लेके हम बैठे होते, इसीलिए तनाव होता है। हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती और तनाव शुरू हो जाता है ना? चलिए, तो बात समझ में आ गई कि ना तनाव लेना है ना तनाव देना है। आज का सबक क्या है कि ना तनाव लेना है और ना किसी को देना है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर नहीं लेना है तो देना बंद करना होगा। पहला काम क्या करना है? तनाव देना नहीं है, तो तनाव मिलेगा नहीं। हम जो देंगे वही हमें मिलेगा, है ना? हम जो दूसरों को देंगे वापस हमें वही मिलेगा। अगर आप दूसरों को खुशी देंगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आप दूसरों को बंधन देंगे तो आपको बंधन मिलेगा, अगर आप दूसरों को तनाव देंगे तो आपको तनाव मिलेगा, है ना? दूसरों को जो दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपको जो चाहिए वो दूसरों को देना बंद करो, आपको वो मिलने लगेगा। ठीक है ना राजेश जी? ओके, ठीक है। चलिए, और जैसे पत्नी को पैसा चाहिए, हाँ, उसको पैसा दे देंगे, आपको पैसा मिलेगा। पत्नी को पैसा चाहिए, लेकिन आप क्यों दे रहे हैं ये तो देखिए। आप पैसे के लिए थोड़ी पत्नी को पैसा दे रहे हैं, आप तो कुछ और चाहते पैसे के बदले। ये देखना है आपको कि आप पत्नी को पैसा पैसे के लिए नहीं दे रहे, आप पत्नी को पैसा इसलिए दे रहे कि पत्नी से आपको कुछ और चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, है ना? तो हाँ, सही बात है ना? आप कुछ पाने की लालच में दे रहे हैं, तो जब आप लालची हो तो वो भी तो लालच करेगी ना, और मांगेगी और पैसा दो। कितना दे सकते हो? जब प्यार नहीं है तो व्यापार कितना चलेगा? जब ये इधर से उधर से बराबर का है तो चलेगा व्यापार, नहीं रुक जाएगा, है ना? आप अभी भी किसी न किसी कामना से करते जा रहे हो, आपको लग रहा शायद कभी ठीक हो जाए, शायद कभी ऐसा हो जाए, इसलिए आप करते जा रहे हो, है ना? जिस दिन ये उम्मीद टूट जाएगी उस दिन करना बंद कर दोगे। समझ रहे हो? शादी जो है वो व्यापारी हो गए। जो अभी बताया सिखाया आपने ना कि हाँ। वो मेरे रोटी का मुझे साड़ी दूंगा, हाँ, उसी टाइप से तो रिश्ते बन रहे, वही चल रही शादी बोल के, तो वही हाँ। हो रहा है ना, दहेज दो या कुछ तो भी दो। हाँ। ये सरकारी नौकरी को है, ये पैसा देगा, तुम उसको सुख दो, कुछ देर तक वो चलता है, बाद में खत्म हो जाता है। इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है शादीशुदा जीवन में, क्योंकि हम व्यापार कर रहे हैं, हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं। और व्यापार में बराबरी का रिश्ता होता है, अगर बराबर नहीं हुआ तो खत्म होगा ही, है ना? एक दे रहा एक नहीं दे रहा तो कहाँ से चलेगा? व्यापार में दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए ना। तुम माल लो और तुम पैसा दो। अगर वो रोटी नहीं दे रही, आप पैसा कब तक दोगे? 4, 6, 10 महीने एक्स्ट्रा दे भी दोगे तो महान बन जाओगे कि मैंने करता रहा, तुमने नहीं किया, फिर गिनाओगे यही बातें आप उसको, है ना? देखो, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ कामना नहीं होती है। प्रेम का मतलब ही होता है कि तुम्हारी भलाई, भले मुझे रोटी ना मिले लेकिन मैं तुम्हें तब भी करूँगा क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। बात समझ में आ रही है? मुझे कुछ मिले ना मिले, है ना? मुझे जैसा अपना ट्रेडिशन है, अपने माँ बाप को भी देखते या आजू बाजू देखते, तो जो पुराना जो ट्रेडिशन है वो लेन देन का ही है। ऐसा कुछ प्रेम तो मतलब दिखाई नहीं पड़ता आजू बाजू पे। एग्जाम्पल ये भाई ये प्रेम वाला रिश्ता है, सब लेन देन की ही समझ में आता है कि भैया पत्नी का ये, अगर पति कुछ नहीं करता, दारू पीता है, तो पत्नी ने उसको सहन करना है या रह लेना है। ऐसा पुराने जमाने में था, आज के जमाने में तो नहीं होता है। लेकिन प्रेम के बदले प्रेम मतलब नहीं के बराबर दिखाई देता है। प्रेम के बदले प्रेम भी नहीं मांगा जाता, प्रेम में मांगा ही नहीं जाता। तुम प्रेम करो, सामने से सामने वाला अपने आप करेगा तो प्रेम है, नहीं तो प्रेम मांगने पे भी मिले वो प्रेम थोड़ी हो गया, है ना? आप जिसे प्रेम करते हो, आप जिसे प्रेम कहते हो, क्या आपको कोई बोलता है करने के लिए? आपके भीतर से उठता है ना। कोई अगर बोले तो क्या प्रेम कर पाओगे? ये बताओ। कोई अगर कहे कि मुझे प्रेम करो तो क्या आप कर पाओगे? आपके अंदर से जिसके लिए उठेगा आप उसी को प्रेम करोगे ना। किसी के जबरदस्ती करने से थोड़ी प्रेम हो जाता है। तो फिर आप क्यों सोचते हो कि मुझे मांगने से प्रेम मिल जाएगा? शायद नहीं हो उसके, मतलब वो जो व्यक्ति है उसे आपसे प्रेम नहीं है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसे नहीं मन है, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो किसी के साथ? आपका प्रेम है, आप करो ना, आप उससे मांग क्यों रहे हो?
भाई उसकी मर्जी, उसे नहीं देना आपको प्रेम, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आपको प्रेम है आप करो ना, निस्वार्थ करो। आपको खुशी आपके प्रेम में होनी चाहिए। मान लो आपको खुशी उसकी खुशी में होना चाहिए कि मैं अगर उसे कुछ कर रहा हूँ उसके लिए वो खुश है, मेरी खुशी इसी में है, भले वो मुझे कुछ दे या ना दे फिर भी मैं खुश हूँ। अपने स्वार्थ के लिए क्यों करते हो? आप निष्काम भाव से प्रेम करो ना। अपने स्वार्थ तो मैं कहीं भी पूरे कर लूँगा, लेकिन मुझे इस व्यक्ति की खुशी चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे चाहिए, तो फिर वहाँ दुख नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती है। समझ रहे हो? तकलीफ कहाँ होती है? जहाँ हम कुछ सामने से भी पाना चाहते हैं, तो वो तो प्रेम हो नहीं गया ना। प्रेम की परिभाषा हमने क्या मतलब अभी तक हमने प्रेम को क्या समझा है कि सामने वाले की खुशी के लिए हम काम करेंगे, भले हमें कुछ ना मिले, उसकी खुशी देख के हमें खुशी मिलती है। ये होता है सही प्रेम, है ना। जैसे कि पहले भी हमने बात की है कि बरगद का पेड़ है, उसे आप अपने गमले में अगर रख रहे हो अपने घर में और उसकी जड़ें काट रहे हो ताकि वो बढ़े ना, आपके गमले में ही फिट रहे, तो ये मोह कहलाता है ना। ये अपने स्वार्थ के लिए है कि मेरे सामने रहे, चाहे वो भले छोटा ही रह जाए, है ना, उसका बुरा हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो मेरे सामने रहे, ये कहलाता है मोह। लेकिन प्रेम क्या कहलाता है कि भले मेरे सामने ना रहे, लेकिन मैं उसे जंगल में गाड़ के आऊँगा ताकि वो विकास कर सके, बड़ा वृक्ष बन सके, भले वो मेरी नज़रों से दूर हो जाए, लेकिन उसका भला होना चाहिए, है ना। ये कहलाता है प्रेम। बात समझ में आ रही है? हाँ मैडम, लेकिन लालची आदमी के ऊपर तो प्रेम नहीं कर सकते ना, वो सामने वाला भाई लालच रख के रह रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है कि सामने वाला लालची। आपने लालच दिखाई है तब लालची व्यक्ति आपके पास आया है, अपने आप कोई नहीं आ जाता आपके पास। आप पहले लालच आपने दिखाई है, समझ रहे? अपनी लालच को खत्म करो, ऑटोमेटिक लालची व्यक्ति आपके जीवन से हट जाएंगे। पहले अपनी लालच को खत्म करो। सामने वाला रह रहा है, आप रख क्यों रहे हो? लालच से ही रख रहे हो ना कि आपको भी कुछ मिल जाएगा। लालच तो आपकी है ना, वो है लालची, मैं मानती हूँ वो सब कुछ है, वो बुरा है, वो लालची है, वो बदचलन है, वो गंदा है, लेकिन आप क्यों रख रहे हो? आप कौन से लालच में रख रहे हो? अपनी लालच को देखो ना आप, कि आपके भीतर भी तो लालच है, हैं? वो लालची आदमी तो है ही, हाँ, लेकिन दूसरे को आदमी है कि उनको भी हम नजर के सामने रखते हैं, हाँ, तो उनको अभी हम कुछ देना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रख के, हर कोई स्वार्थ रख के संबंध रखता है। तो नहीं, आप अपने भीतर का लालच स्वार्थ हटा दीजिए, बाहर अपने आप आपको अच्छे व्यक्ति मिलने लगेंगे। जब तक आप लालच की नज़र से किसी को भी देखोगे, बाहर नहीं हटेगी, है ना, क्योंकि दुनिया तो 99% लोग ऐसे ही हैं। अब आपको अगर अपनी लालच खत्म करना है, अपना तनाव खत्म करना है, अपना दुख खत्म करना है, तो आपको निष्काम होना पड़ेगा, ना कि दुनिया को, है ना। आप ये नज़र हटा दो, लोगों से मांगने वाली प्रवृत्ति को हटा दो, आप देने वाले बन जाओ। कोई आपको कुछ दे ना दे फिर भी मैं लुटाऊंगा, मैं लुटने में ही मुझे मजा है, ये हो गया आनंद। लूटो, कितना लूटोगे मुझे, मेरे पास है क्या, क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा, मुझे लूट लो, मैं लूटने में ही आनंद में हूँ। फिर देखो कि आपको कौन तकलीफ दे सकता है ना। आप बचाना चाहते हो, आप पकड़ना चाहते हो, आप जो दे रहे हो उसके बदले कुछ चाहते हो, इसलिए आप तकलीफ में हो, है ना। तो एक होता है व्यवहारिक जीवन और एक होता है पारमार्थिक जीवन। तो जो ये दुख दर्द वाला है ना, ये अंदर का मामला है, और जो ये व्यवहार वाला है, ये बाहर का है। व्यवहार वाले में व्यापार करो ना, किसने रोका है आपको व्यापार करने से? लेकिन फिर उससे दुखी मत हो, है ना, उससे परेशान मत हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। जहाँ मिल रहा वहाँ जाओ, वहाँ दो पैसा, जो दे रहा है उसको दो पैसा। समझ रहे हो? आप क्यों उसको दे रहे हो जो आपको कुछ नहीं दे रहा है? अगर व्यापार ही करना है तो अच्छे से करो ना, बिजनेस की तरह करो ना। फिर वहाँ पे आप माया क्यों लेके आते हो? मेरा प्यार है, मैं बहुत मानता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ, और अंदर से लालच भरी पड़ी है कि मुझे कुछ चाहिए, मन ही मन लग रहा है कुछ मिल जाए तो अच्छा है। समझ रहे हो? बाहर तो आप दिखा रहे हो कि मैं निस्वार्थ कर रहा हूँ, लेकिन भीतर आपके भरा पड़ा है कि कुछ मिल जाए तो अच्छा है, मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, आप परेशान हो, आप बेचैन हो, है ना। तो ये चीज़ हटा दो, मन से हटा दो। बाहर अगर व्यापार ही है, अगर समझ में आ गया है कि ज़िंदगी एक व्यापार है, तो पूरी तरह से व्यापार करो। फिर इमोशन मत लेके आओ उसमें, पूरा धंधे पे ही उतर आओ कि हाँ उधर से मिला तो इधर से दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बात समझ में आ गई, है ना। तकलीफ तब होती है कि आप व्यापार में इमोशन घुसा देते हो, है ना, इसलिए तकलीफ हो रही है। और जहाँ इमोशन होने चाहिए वहाँ व्यापार घुसा देते हो।
वहाँ फिर मन कुलबुला रहा है कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। जहाँ निष्कामता होनी चाहिए वहाँ मन में व्यापार चल रहा है, और जहाँ व्यापार होना चाहिए वहाँ दिखावा चल रहा है। ये उल्टा पुल्टा काम हो रहा है ना, इसलिए परेशानी है हमारे जीवन में। ठीक है, हाँ मैडम, थोड़ा थोड़ा शांति आ रही है, लेकिन व्यापार और इमोशन को थोड़ा साइड में करना सीखना पड़ेगा। हाँ सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं जी पाओगे, है ना, सीखना ही पड़ेगा। तो आज का सबक क्या मिला है कि ना किसी को तनाव देंगे और ना किसी को अपने आप को तनाव देने की अनुमति देंगे, ना हम लेंगे ना किसी को देंगे, है ना। जो भी व्यक्ति हमें तनाव देगा बोलेंगे तू अपने दायरे में रख, हम अपने दायरे में रहेंगे, ना हम तुम्हारे दायरे में प्रवेश करेंगे ना तुम हमारे दायरे में प्रवेश करो। ठीक है, ये एक बाउंड्री होनी चाहिए जीवन के लिए। ओके ओके मैडम। और ऊंचा काम करिए, लालच बिल्कुल छोड़ दीजिए। बाहर व्यवहारिक जीवन में सब कुछ चलता है, उसे अपने भीतर मत घुसने दीजिए, है ना। भीतर अगर घुस रहा हो तो समझिए कि भीतर हमारी ही गड़बड़ है, इसलिए घुस रहा है ना। अपनी गड़बड़ को ठीक कीजिए। ठीक है ना। तो अभी जब पेपर मैडम अभी शांति तो रहती है अंदर, हाँ पता है कुछ कुछ चीजें हो रही है भाई, तो जान रहे हैं ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। तो थोड़ा सा अभी गड़बड़ जो है कैसे समझेंगे और क्या करेंगे वे ऑफ एक्शन? गड़बड़ क्या है? गड़बड़ वही होती है ना जिधर मतलब अभी मालूम है कि व्यवहार करना है, इमोशन से लेते हुए दया करते हैं कि नहीं जाने दो, वो चीज हो जाती है। बाहर इमोशन नहीं काम करते ना, बाहर तो मैंने बोला ना कि बाहर तो व्यापार है। उस नज़र से देखिए ना, आपने कोई बिजनेस खोल रखा है और आपके पास कोई आता है बोलता है मुझे उधार दे दो, कब तक आप उधार दे सकते हो उसको? बोलोगे ना कि भाई पैसे दो तो सामान लेके जाओ। तो इतना बोलना सीखो ना, आप इस तरह से रहना सीखो। आप कौन से बंधन में बंधे हो कि शादी की है तो निभाना ही पड़ेगा? सीधे डायरेक्ट खुल के बात करो ना, नहीं हो रहा है तो अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है ना। समझ रहे हो? नहीं शादी का छोड़िए, मतलब ऐसा बाकी भी जो है व्यवहारिक रहना, ये बात हो रही है ना। नहीं तो पहले आप अपनी शादी को क्लियर करो, जो एक समस्या है पहले उसे क्लियर करो, तब दूसरी पे घुसो। नहीं तो चारों तरफ से ऐसे घिर जाओगे कि फिर निकल भी नहीं पाओगे, है ना। पहले एक समस्या को निपटाओ फिर दूसरे पे जाओ, क्योंकि जीवन में तो समस्याएं आएंगी, है ना। ऐसा है नहीं कि समस्या नहीं आएगी, पर पहले एक समस्या को ख़त्म करो। पहले आप अपने शादी वाले रिश्ते को या तो चलता है तो चलाओ या रुकता है तो रोक दो, टूटता है तो टूट जाने दो, डर खत्म करो, है ना। पहले एक रिश्ते को संभालो, उसके बाद दूसरे रिश्ते में जाने का सोचो। ये ऐसा नहीं है कि टाइम पास कहीं भी आप करते रहोगे। व्यवहारिक जीवन में अगर आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से किसी के साथ गलत करोगे तो उसका खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। तो एक रिश्ते में अगर आप बंधे हुए हो तो पहले उस रिश्ते को क्लियर करो, मुक्त हो ना, आज़ाद हो जाओ। क्यों आप बंधे हुए हो? जिस रिश्ते से आपको प्रेम नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, शारीरिक सुख नहीं मिल रहा है, तो क्यों बंधे हो आप उस रिश्ते में? क्या कारण है? कारण तो था अभी अट्रैक्शन, अभी थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया उसके ऊपर से। लेकिन आप जो बोलते सोल्यूशन तो अभी कोर्ट में डाल दिए, कोशिश होता रहेगा। अगले महीने की तारीख है। बाकी आज बात किया था बच्चे को टीसी निकालने के लिए, तो बच्चा भी थोड़ा मार्केट में बोल रहा था कि आपको चाहिए कौन से स्कूल में आना है क्या है। मैं बोला भाई तुझे नहीं बताना मत बता, तेरी टीसी निकाल के दे दूंगा। ऐसे उनके इंप्रेशन में चल रहा है अभी, बाकी बातचीत जरूर कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या किया, हाँ जो महिला तकरार रहता है ना, तो इधर नासिक में भी क्या था, उधर आने रहे 4 ही किया, तो औरंगाबाद में कंप्लेन कर, उनका कौन था आज तुम्हारी 2 तारीख आज क्यों नहीं आए, वो इन्होंने इधर भी कंप्लेन करके रखा है। तो अगले 14 तारीख को बुलाए, जाके देखेंगे। और अगर दूर पड़ रहा है ना तो आप अब ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, है ना। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ भी केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हो। वो पास में मैडम आने जाने का भी कुछ ये नहीं है, क्योंकि वो सामने से क्लियर नहीं करेंगे भैया हमको छोड़ना है, हमको सिर्फ टाइम पास करना है।
ये समझाओ बस, बाकी कुछ उसको फाइनल नहीं करना। नहीं तो आप करो ना फाइनल, उनको मत करो। आप क्यों डर रहे हो फाइनल करने से? आप बोलो कि मुझे ऐसे में नहीं रहना है। क्या दिक्कत क्या है? मेंटेनेंस की दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है? वो मतलब कोर्ट से डिसीजन होगा ना, ऐसे वो समझाने का क्या, समझ लेते और बोलते तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट से डिसीजन ले लो। फैमिली कोर्ट में जाओ, आप फैमिली कोर्ट में जाओ, है ना? हाँ, फैमिली कोर्ट में डाल दिया मैंने, डिवोर्स का डाल दिया है। अगले महीने की तारीख दी है। जब हियरिंग को आएंगी क्या नहीं आएंगी उन केस पे रहेगा, नहीं आएंगे तो फिर और लंबा चलते रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब तक आप अपने आप को मजबूत बनाओ, है ना? चलने दो केस को, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, किसी मूर्ख को अपने जीवन में लेके मत आना। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ लालच और कामना के चलते किसी को अपनी ज़िंदगी में मत लेके आना, है ना? मैं तो कहती हूँ कि जो गीता के साथ नहीं है ना, उसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मत लेके आओ, है ना? और जो अगर आपके साथ आना चाहता है उसे कहो कि मैं गीता के साथ हूँ, तुम भी गीता के साथ हो जाओ, तो मेरे साथ हो सकते हो, फिर लेके आओ। दोनों समझोगे तो ज़्यादा बेहतर जीवन रहेगा, है ना? पहले उसे गीता में जोड़ो, पहले उसे आप इस सेशन में जोड़ो। अगर वो आपकी बात सुनता है कि हाँ मुझे तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ चलना है, ऊंचाई को छूना है, तुम जो कहोगे वो मैं सही काम के लिए करने के लिए तैयार हूँ, तो उसको साथ लेके चलो। जो भी व्यक्ति है आपके जीवन में अगर आता है तो क्या होगा कि समझदारी उसके अंदर भी आएगी, तो जो अभी आपके साथ हुआ है ना वो नहीं होगा। समझ रहे हो? है ना? तो सिर्फ लालच के लिए मत लेके आना कि अभी शारीरिक ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, फिर बाद में देखा जाएगा, तो फिर वैसे ही फंस जाओगे, है ना? तो अब फंसना नहीं है, बल्कि अब शादी भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बंधन में बंधने की भी ज़रूरत नहीं कि कल को तलाक लेना पड़े। जब तक अच्छा चल रहा है चले, नहीं तो तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, है ना? समाज और दुनिया की इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल शादी का मतलब ही वो जो पहले था ना कि पत्नी आएगी, घर गृहस्थी संभालेगी, बच्चे संभालेगी, घर का काम करेगी, अब वो ज़माना चला गया है। अब लड़कियां भी आज़ादी चाहती हैं, वो भी बंधन में नहीं बंधना चाहती, उन्हें भी नौकरी करना अच्छा लगता है, उन्हें भी आनंद भरा जीवन मुक्त जीवन जीना पसंद है। तो अगर एक दोस्त की तरह किसी के साथ रह सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर फिर आप पति बनना चाहोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हो? अभी हमको ऐसे लग रहा है मैडम, मतलब पति पत्नी बनना मतलब वही बांधने की तरह है। हाँ, ये तुमको ये नियम से रहना, मेरे को ये नियम से रहना, फिर कुछ दिनों बाद अट्रैक्शन तो रहेगा, वो खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं। किसी के दोस्त बन के रहो, उसको उसके घर में रहने दो, आप अपने घर में रहो, अपनी जिंदगी आप जियो। कभी मन किया घूमने फिरने चले गए, कभी साथ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। और काम करते करते कभी मन किया तो बात कर लिया, कभी मन किया तो मुलाकात कर ली, कोई दिक्कत नहीं। कोई बंधन नहीं बांधना, ना बंधन बांधो तो ना टेंशन, ना तलाक का, ना एलुमनी का, ना किसी चीज़ का। समझ रहे हो? ये सब टेंशन से मुक्त रहो और स्वतंत्र जीवन जियो, है ना? अब जीवन में वो गलती मत करना जो अभी हुई है, नहीं तो एक गलती से निकल रहे हो, दूसरी गलती में फिर फंस जाओगे। तो यहाँ आने का एक ही फ़ायदा है कि अब समझ और बोध से काम लो, है ना? और जो भी आपकी लाइफ में आए उसे यहाँ तक लेके आओ। अगर वो यहाँ नहीं आना चाहता तो फिर वो आगे आपके साथ भी ज़्यादा दिन अच्छे से नहीं रह पाएगा, क्योंकि सबको ज़रूरत है ना? इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे बोध की ज़रूरत ना हो, जिसे ज्ञान की ज़रूरत ना हो, है ना? जो भाग रहा है इसका मतलब फिर वो कहीं ना कहीं लालच, कामना और इन सब चीज़ों के पीछे भाग रहा है, और फिर वो ऐसा ही करेगा। गलत व्यक्ति को लेके आओगे तो गलत ही आपका जीवन हो जाएगा, है ना? तो आप जो शिक्षा देखो, अगर किसी हाँ बोलिए। हाँ, आप जो बोल रही हो कि मतलब अपने लाइन में ही नहीं है तो फिर वही होने वाला है। फिर हाँ, अलग साथ में तो रहेंगे घर में, लेकिन अलग रहने जैसा हो जाएगा। हाँ, अभी जैसे आप सीख रहे हो ना, अब आपका कोई दोस्त बनता है तो उसे ये सारी चीज़ें शेयर किया करो। देखो वो इस पे क्या रिएक्ट करता है, वो कैसे बातें करता है, उसका क्या विचारधारा इन सब चीज़ों को लेके। समझ रहे हो? है ना? ज़्यादा से ज़्यादा उनसे इन्हीं चीज़ों पे बात करो। इस पे नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम बहुत आकर्षक लगती हो, तुमसे मिलने का मन तड़प रहा है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान, प्रेम, इन चीज़ों पे बात करो और फिर देखो आपका रिश्ता कितना अच्छा होता
है ना। लालच की बात ही मत करो ना, स्वार्थ की बात ही मत करो। एक दोस्त की तरह, एक दोस्त कैसे बातें करते हैं, है ना। अगर एक दोस्त होते हैं, दोस्ती का रिश्ता होता है, तो उसमें बातें कैसी होती है, आज हमने ये किया, आज हम यहाँ घूमने गए, आज हमने ऐसा ऐसा काम किया, वो भी आपके चीज़ों पे हाँ बहुत अच्छा लगा, तुम भी साथ में चल सकते हो, मतलब ऐसे बातें करो, है ना। ठीक है, तो रिश्ते की शुरुआत हमेशा, हाँ, रिश्ते की शुरुआत हमेशा दोस्ती से करो, और फिर उसमें प्रेम होना चाहिए। प्रेम का मतलब ये कि तुम्हारी भलाई होना चाहिए। अगर हम ये कर भी रहे ना तो तुम्हारी भलाई के लिए, कि तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें बोध मिलेगा, भले तुम हमसे दूर हो जाओ चलेगा, लेकिन तुम्हें बोध मिलना चाहिए, तुम्हें ज्ञान मिलना चाहिए, तुम्हारे जीवन में ऊंचाइयाँ आनी चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई आपके साथ रहे तो ठीक है ना। डर नहीं रखना है कि वो अगर मुक्त आनंद और इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया तो कहीं वो हमसे आज़ाद ना हो जाए, हमसे मुक्त। हमें बांधना ही नहीं ना, हमें खुद भी मुक्त रहना और तुम भी मुक्त रहो। इसके बाद भी हम साथ चल सके तो बहुत अच्छी बात है ना। किसी को बांधना नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। गणेश जी, अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। गणेश जी सुन पा रहे हैं? ओके, ठीक है ना। तो आप पेपर में अच्छे से समझिएगा। बात तो समझ में आ गई ना, तनाव ना लेना ना देना, उसी पे सारा हमारा डिस्कशन हुआ है। तो पेपर में भी यही सब रहेगा, तो हमें अब क्लियर जवाब देना आना चाहिए, है ना। धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है ना कि आम दुनिया कैसी होती है, व्यापार की दुनिया कैसी होती है, प्रेम की दुनिया कैसी होती है, निष्काम कर्म क्या होता है। हम हमेशा इन्हीं की तो बात करते हैं, है ना।